गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द गियर अप इंग्लिश क्लासेस। मैं पंकज जांगड़ा आप सबका अपने आपके यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करता हूं। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो टेंस के बेस पे रहेगी। टेंस के बेस पे एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर टेंस करा दो, टेंस करा दो। टेंस में एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों की ये मान लो रीढ़ की हड्डी होती है। तो आज हम टेंस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, मिलजुल के पढ़ेंगे। 3 से 4 क्लासेस में आपका टेंस कंप्लीट करवा दूंगा। बस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं चैप्टर के ऊपर। देखिए जल्दी से कि एक्चुअल में टेंस होता क्या है। आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई साहब आप बिल्कुल ये मत कहना कि टेंस इतने टाइप के होते हैं, 3 के होते हैं, 12 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, कुछ मत कहना। कारण क्या है, टेंस का एक्चुअल में कोई टाइप नहीं होता है। तो टेंस होता क्या फिर ये देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि टेंस अपने आप में कुछ नहीं होता। टेंस की एक डेफिनेशन होती है, फिक्स होती है कि टाइम के साथ में उसका स्टेटस जो होगा वो टेंस कहलाएगा। टाइम प्लस में उसका स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि जो भी आपका एक्शन होगा, दूसरे शब्दों में हम देख लेते हैं कि टाइम के साथ उसका जो भी एक्शन होगा वो भी टेंस कहलाता है। मतलब टेंस की ये 2 डेफिनेशन हमारे सामने निकल के आती हैं कि टाइम प्लस में एक्शन, मतलब कोई भी काम हमने किया, कोई भी काम आपने किया, वो जो काम किया है उसका एक्शन, उसका स्टेटस क्या है। मतलब स्टेटस का मतलब सपोज करो आपने कोई भी एक्टिविटी की है, तो अगर वो काम चल रहा है, जैसे मेरा काम पढ़ाने का है और पढ़ाने का काम अगर चल रहा है, वो मेरी एक्टिविटी है, वो मेरा स्टेटस है, वो मेरा एक्शन है। तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो एक्शन तो है, स्टेटस तो है, लेकिन ये एक्शन, ये स्टेटस जो है वो किस टाइम के अंदर हुआ। तो टाइम तो आपको पता होगा, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। तो वो जो टाइम होगा सपोज करो वो प्रेजेंट में होगा, तो हमारे पास टेंस निकल के आएगा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर वही चीज आपके पास्ट में होगी तो निकल के क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में हुआ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब सीधी सीधी बात ये हुई कि टेंस की जो एक्टिविटी होगी वो टेंस कुछ नहीं होता, टाइम के साथ जो भी स्टेटस उसका होगा वो अपना टेंस कहलाता है। बात समझ भाई। चलो अब देख लेते हैं भाई टेंस आगे चल के कैसे क्या होता है। तो ये डेफिनेशन आप एक बार राइट डाउन कर लेना, अपना नोट्स जरूर बना लेना। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जो भी हमारे जो चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब ध्यान दो कि आपके 3 से 4 क्लासेस के अंदर आपका टेंस पूरा हो जाएगा। 3 क्लास में तो टेंस का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, और 4th क्लास में मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा। साथ में एक कंडीशनल सेंटेंस का छोटा सा टॉपिक होता है, कंडीशनल सेंटेंस, वो भी हम 4th क्लास में पढ़ लेंगे। और रिवीजन जो प्रैक्टिस सेट होगा वो भी हम उसके अंदर कर लेंगे। और आपकी जो क्यूरीज होंगी वो सारी क्वेरीज भी हम लोग इसी 4th क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में टेंस क्या होता है और टाइम कितने टाइप का होता है। तो देखिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं, टाइम जो होगा वो कितने टाइप का होगा, स्टेटस जो होगा वो कितने टाइप का होगा। देखिए टाइम का तो सबको पता होता है कि भाई एक तो प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। ये 3 ही तो होते हैं भाई, टाइम 3 ही तो होते हैं, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। तो स्टेटस कितने टाइप का होता है, तो स्टेटस जो होता है अलग अलग काम का अलग अलग स्टेटस होता है। मेनली जो स्टेटस होता है वो 2 टाइप का होता है, केवल 2 ही टाइप का स्टेटस होता है। 2 से फिर हम 4 बना देंगे उसको। तो 2 तो आपको लगभग पता ही होगा, एक तो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, एक तो स्टेटस आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा होता है परफेक्ट। मतलब सीधी सीधी बात ये समझ में आई कि अगर काम कोई भी चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, वो तो कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहा था, रही थी, रहे हैं, ये सब कंटिन्यूअस में। या फिर आपका जो एक्शन जो होगा वो स्टेटस होगा, परफेक्ट हो चुका होगा। जो भी आपका आपने जो कोई एक्ट किया है, कोई भी आपका एक्शन है, अगर वो परफेक्शन की ओर है, अगर वो परफेक्ट है, तो डेफिनेटली वो काम पूरा हो चुका है, 100% हो चुका है। मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस बताएंगे, और परफेक्ट है, काम पूरा हो गया तो परफेक्ट को बताएंगे। तो सीधी बात है, दो आपने तो, मैंने तो 2 ही बताए, लेकिन आपने 4 पढ़ रखे हैं। तो सीधी बात एक है डियर स्टूडेंट्स कि अगर उस एक्शन का कोई भी स्टेटस ना हो, मतलब डेफिनेट ना हो, तो वो क्या माना जाएगा, इनडेफिनेट। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसका कोई स्टेटस फिक्स नहीं होता है उसको इनडेफिनेट कहते हैं।
कोई भी ऐसा एक्शन जिसका कोई स्टेटस फिक्स नहीं होता है, उसी को हम इनडेफिनेट कहते हैं। देखो आप सबको पता है डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, और इनडेफिनेट मींस अनिश्चित, तो जिसका कोई स्टेटस ना हो। तो एक तो होगा इनडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस और तीसरा परफेक्ट। अब फोर्थ जो बच गया, फोर्थ स्टेटस वो होता है इन दोनों का मिला जुला जो रूप होता है वो, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके फोर्थ हो जाता है। मतलब मेनली तो ये दो ही थे, इन दोनों से हमने ये थर्ड जो बनाया, और जो फोर्थ है आपका इंडेफिनिट, इसका कोई स्टेटस नहीं होता है। तो आप एक बार इनके इस टाइप से मैंने जब बनाया है, इस टाइप से आप लोग इनको राइट डाउन करते चलो कि टाइम जो है इतने टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और स्टेटस होते हैं वो चार होते हैं। एक तो आपका इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 12 टाइप के टेंस होते हैं, 12 टाइप के टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम 3 टाइप का होता है। प्रेजेंट, इनका स्टेटस 4 है। प्रेजेंट का स्टेटस 4 है, कैसे? या तो उसका कोई स्टेटस नहीं है तो इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर अगर मान लो काम कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ भाई? अगर काम पूरा हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पूरा होकर भी चल रहा है, पार्शियल, मतलब कुछ काम तो चल हो चुका है और कुछ काम आपका चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बड़ा इजी है, इतना इससे मुश्किल थोड़े ना, मतलब इतना मुश्किल जितना आप लोगों ने मान रखा है उतना है नहीं ये। ऐसे ही अगर पास्ट की बात कर ले तो पास्ट के अंदर अगर कोई काम जिसका कोई स्टेटस नहीं है तो पास्ट इंडेफिनेट, मेरे साथ बोलते चलो, पास्ट इंडेफिनेट, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई? ठीक है, फ्यूचर का जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, इसको पढ़ लो। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया। तो इस टाइप से हम लोग इसको पढ़ लेंगे। मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं इसको, तो सबसे पहला आपने जो टाइम देखा था वो, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा था प्रेजेंट। और प्रेजेंट में जो स्टेटस देखा था, जिसका कोई स्टेटस ही नहीं था, सबसे पहला वो था इंडेफिनिट। तो अपने पास जो टाइम निकल के आया वो क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ गई? प्रेजेंट, फिर इंडेफिनिट, फिर टेंस। मतलब प्रेजेंट के अंदर ऐसा कोई भी एक्शन जिसका कोई स्टेटस नहीं है, ना तो काम चल रहा है, ना ही काम आपका पूरा हो चुका होगा या हो चुका है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है डियर, तो इसका ग्राफ एक बार बना लेते हैं। तो मेरे साथ साथ आप सब लोग ना इनका ग्राफ जरूर बना लेना। सबसे पहले अगर इस टेंस की आप पहचान पता कर ले, हिंदी के अंदर पहचान क्या होती है, तो हम देखेंगे कि हिंदी के अंदर ता है या ती है या ते हैं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हिंदी के अंदर वाक्यों में, अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में इस टाइप की बातें मिलती हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई अभी तो मॉडर्न इंग्लिश आ चुकी है, हम लोग इस प्रकार के हिंदी का यूज क्यों करें, ता है ती है ते हैं ये तो पहले पढ़ते थे, अब थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो भाई मैं उन सब टीचर्स को एक बात बोलना चाहता हूं कि जो आपके असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम होता है, DSSB के एग्जाम्स होते हैं कुछ करके, इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर जैसे हरियाणा के अंदर एक पेपर होता है आपका, हरियाणा के अंदर क्लर्क का पेपर होता है, हरियाणा में जुडिशरी से रिलेटेड, तो हरियाणा हाई कोर्ट का क्लर्क का पेपर, उसके अंदर आपको एक पूरा का पूरा 5 लाइन मिलती हैं, 5, 7, 10 लाइन मिलेंगी हिंदी के अंदर। आपको बोलेंगे कि कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, तो आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश लिखी मिलती है, हिंदी में बताना होता है। तो उस टाइप के एग्जाम्स में हमें बड़ा ही हेल्प करते हैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हमें कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है कि भाई हम कुछ बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ेंगे, इतना धीरे भी नहीं पढ़ेंगे कि भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। तो मैं जो भी पढ़ा हूं आप अपना उसी हिसाब से लिखते चलना धीरे धीरे। मतलब आप ये मत सोचना कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मत सोचो। जिस दिन आपका टेंस का टॉपिक पूरा हो जाएगा उस दिन आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई हमने जो पढ़ा था वो कहां तक सही था, कहां तक गलत था, कितना एग्जाम में आएगा। एक बात और बिल्कुल फिक्स है, मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा केवल उतनी ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ जाए और आपके काम आ जाए और आपको समझ में आ जाए। बस 2 ही चीजें होंगी, एक तो आपको समझ में आ जाए, दूसरा आपको एग्जाम में आ जाए। आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? समझ गए मेरी बात? चलो तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं।
कि सबसे पहले अपना जो टेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अगर हम एक ग्राफ देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ग्राफ देखें, तो ग्राफ किस प्रकार से लाई करता है कि मतलब कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट के अंदर वो कभी भी पूरा मतलब बार बार पूरा होता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई भी काम शुरू हुआ और शुरू होकर वो काम खत्म हो गया, उसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब काम शुरू हुआ और खत्म हो गया, फिर से वही काम एक रेगुलर इंटरवल के बाद शुरू होगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर शुरू होगा, फिर खत्म, फिर शुरू, फिर खत्म, फिर शुरू, फिर खत्म। इस टाइप से आपका जो काम होगा वो चलता रहेगा। अगर इस टाइप की कोई साइकिल बनती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो डेफिनेटली वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आता है। इस टाइप की अगर कोई साइकिल बनती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप स्कूल जाते हैं, तो आप बोलोगे हाँ मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, वो लोग पढ़ते हैं। तो मतलब पढ़ने का काम जो है, आज का आपका पढ़ने का काम जो होगा, आज की जो आपकी क्लासेज होंगी वो आपके शुरू होगी और आपके खत्म हो जाएगी, फिर शुरू होगी, फिर खत्म, फिर शुरू होगी, फिर खत्म। मतलब इस टाइप से आपका बार बार जो काम होगा, जिसका कोई डेफिनेट कोई काम चीज नहीं है, उसी को इंडेफिनेट कहते हैं। इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? मतलब ग्राफ आपका इस टाइप से लाई होगा। अगर आगे पढ़ लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि क्या क्या होता है। देखो, किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सबका सेम है। पूरी इंग्लिश में जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब सेम तरीके से लिखे जाएंगे। कैसे कैसे? जिनमें सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी और उसके बाद फिर आपका चल के ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको डायरेक्ट अगर लिखे हैं तो धीरे धीरे आप सीखते चलना। जितने भी टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे सब में मैं फिर आगे आगे ऐसे लिखता चलूंगा। SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें मेन वर्ब की जरूरत, मेन वर्ब को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए अपने पास हेल्पिंग वर्ब होती है। तो उस टाइप के जो स्ट्रक्चर होंगे वो किस प्रकार के होंगे? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आने के बाद फिर मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब के बाद आपका माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात समझ में आई? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कुछ तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट वर्ब से काम चल जाता है, तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब आती है। बात समझ भाई? मतलब एक बात आप बिल्कुल याद रखो कि इस मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बनाना बड़ा मुश्किल होगा। इतना याद रखना, क्योंकि मेन वर्ब नहीं होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। इतना समझ लो कि अगर ये ही नहीं है, इसके ये बॉस होता है ये बॉस है, ये मेन वर्ब है, अगर ये ही नहीं आया तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। बात समझ भाई? ठीक है, इतना आप याद रखो। अब आगे चलते हैं एक बार। देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहला टेंस है। देखो, इसको ऐसे याद करोगे, सबसे पहला टाइम, सबसे पहला स्टेटस, और इसीलिए सबसे पहले वर्ब की फॉर्म आएगी इसके अंदर। तो सब्जेक्ट आएगा, आपको पता ही होगा सब्जेक्ट जो भी होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका जो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बस इतना याद रखो, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है? आपने सुना होगा कि सर कभी कभी ऐसे या ईएस भी आता है। तो भाई याद रखना, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट आता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें एस या ईएस भी जोड़ देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये ऐसा कब होता है? एक बार छोटी सी बातें हम देख लेते हैं कि कब तो फर्स्ट फॉर्म आती है और कब एस या ईएस आता है। तो देखिए एक बार जल्दी से, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना मत भूलना। आपका एस या ईएस आएगा कब? जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब को भी कैसा बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। याद रखना इस बात को। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए एक बार कुछ सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा द किंग रीड हिज बायोग्राफी। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है द लॉयन एंड द माउस जंप्स इनटू द पॉन्ड। ऐसे आगे चलते हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी डिलीवर अ स्पीच। ऐसे ही लास्ट सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे वी डज नॉट मेक एनी नॉइज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ 4-5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। एक बार जल्दी से इनको रीड करते हैं कि किस सेंटेंस के अंदर एस आएगा, किसका अंदर नहीं आएगा। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस नॉर्मल एक सेंटेंस लिखे हैं 2-4 मैंने, और उसमें मैं पूछना चाहता हूं कि एस कहां लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि एस जब भी आता है वो केवल और केवल सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बाद वाली चीजों पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आपको याद रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे कभी भी। पूरे इंग्लिश के अंदर इस बात को मत भूलना, इस ऑब्जेक्ट का हमारा कोई रोल नहीं होता है। मेन रोल इस सब्जेक्ट का होगा और इस वर्ब का होगा, बात याद रखना हमेशा। तो सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर, देखो 2 टाइप का हो सकता है, या तो काम का करने वाला इंसान अकेला हो सकता है, या फिर उसके साथ कोई 1-2 जने और भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ब भी 2 टाइप की होती हैं, या तो वो सिंगुलर हो सकती है और या फिर वो प्लूरल हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात समझ लो इस बात को कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, काम का करने वाला इंसान सिंगुलर है, तो आपकी जो वर्ब होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। बस इस बात को अभी इतना ही याद रख लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। इसको ऐसे लिख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी जो चीजें होंगी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अंदर आते हैं। तो मैं आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से, ये मान के चलो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। अगर आपका एग्जाम अच्छे लेवल का बनता है तो डेफिनेटली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये मैं आपको अलग से जो टॉपिक्स बनेंगे, पहले नाउन टेंस पढ़ाएंगे, टेंस के बाद वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, ये 4-5 टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो पहले मैं इनको कवर करता हूं, फिर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूंगा, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस, ये सब हम लोग एक सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इतना देखते हैं कि सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, कि सिंगुलर है कि प्लूरल। फिर ध्यान रखना है किसके ऊपर, वर्ब के ऊपर, कि सब्जेक्ट वर्ब जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो फिलहाल इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द किंग। द किंग को देख के आपको क्या लगा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर इन द सेंस कि किसी बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं हर बच्चे को हर कुछ पता हो, कि मैं इसलिए मैं हर इंसान के हिसाब से चलूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा मतलब एक वचन, एक वचन इन द सेंस कि वो एक ही व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि आपको याद रखना कि ये एक वचन होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में एक वचन कहते हैं, तो सिंगुलर होना चाहिए। तो किंग है या किंग्स है, देखो किंग तो होता है सिंगुलर और किंग्स होता है प्लूरल। आप खुद बताओ किंग है कि किंग्स है, तो ये किंग है। तो किंग है तो मतलब अकेला है, और किंग्स होते तो बहुत सारे होते हैं। फिलहाल अपने पास कौन है, अकेला किंग। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब यहां पे आ जाओ, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वही सब वर्ब मानी जाएगी जिसके साथ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एस या ईएस होगा। तो मतलब जिसके साथ एस या ईएस होगा वही वर्ब आपकी सिंगुलर मानी जाएगी। मतलब लिखा हुआ सेंटेंस
बिल्कुल गलत है। इस टाइप के एग्जाम्स जो है आपका एचटेट सीटेट के जो एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स नेवी के एग्जाम होते हैं, एचएसएससी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे डालती है एग्जाम के अंदर। तो देखिए इसमें चलते हैं, एक बार रीड्स देखते हैं। तो रीड जो लिखना है बिल्कुल गलत है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हुआ तो आपको जो आने वाली वर्ब होगी उसके साथ एस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी वर्ब भी सिंगुलर हो गई, इस बात को याद रखो। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एस लगने से तो ये प्लूरल हो गई, नहीं। वर्ब जो है एस लगने से वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं होती है। इस बात को भी लिखते चलना, वीडियो को पॉज कर तो और अपने इस बात को लिख लो, फिर वीडियो को ऑन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो इस सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो द लायन एंड द माउस। अब एक बात बताओ, ये लायन अकेला है, ये इसके साथ कोई और भी है? और भी है। कौन? एक तो लाइन खुद है और एक माउस है। मतलब एक चीज हुई कि दो हुई, दो हो गई। अपने सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, सिंगुलर या प्लूरल? तो प्लूरल, तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल हुआ, तो एक तो लाइन हो गया, एक माउस हो गया, मतलब एक से पहले दो, तो दो हो गए, दो हो गए तो प्लूरल हो गया। तो वर्ब कैसे आनी चाहिए? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होगी? जब केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब एस लगाना था, नहीं लगाना था, नहीं लगाना था। इसका मतलब इस जंप्स के साथ जो एस लगा हुआ है ये कट कर देंगे और ये गलत हो गया, इसलिए यहां पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? सिर्फ जंप लिखेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। नरेंद्र मोदी डिलीवर अ स्पीच। देखिए नरेंद्र मोदी जो है ये स्पीच डिलीवर करते हैं, तो यहां पे सब्जेक्ट जो है अपना वो कैसा है? वो सिंगुलर है। मतलब चाहे वो कोई पोस्ट हो, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे छोटा इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट देखा जाएगा। इंग्लिश को थोड़ी नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी है, कोई नाम है और ये एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए जो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर और तो इसलिए वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। तो वर्ब को जब सिंगुलर करेंगे तो आने वाले वर्ब के साथ क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। तो आने वाले वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ दो, डिलीवर्स हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बड़ा इजी है कॉन्सेप्ट, मुश्किल नहीं है, बस आज से पहले आपने ध्यान नहीं दिया था। आगे चलते हैं। वी डज नॉट मेक एनी नॉइज। वी डज नॉट मेक एनी नॉइज। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो एक बार ध्यान से, ये जो वी है अपना सब्जेक्ट, ये एक इंसान के बारे में बताता है या बहुत सारों के बारे में? देखो वी का मतलब क्या होता है? हम का मतलब एक तो नहीं हो सकता, एक से ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। तो एक से ज्यादा होंगे तो वी का मतलब हम, तो यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा, क्योंकि देखो डज के साथ क्या आया हुआ है? एस। अब कहोगे सर वर्ब। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस के अंदर मेन हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब पे फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे वी के बाद क्या आएगा? डज। तो डज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट अपना कैसा है? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब, जो वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो कैसे आएगी? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, फिर मेन वर्ब पे भागेंगे। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में किसी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इस वाक्य में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में इसने हेल्पिंग वर्ब डाल दी जानबूझ के, इसलिए हमने देखा कि डज आ गया। उसके बाद में मेक के ऊपर तो हम जाएंगे ही नहीं, हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। डज ना आके सेंटेंस में क्या आएगा? डू आएगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे इस चीज में, वो छोटी सी बात मैं आपको और लिख देता हूं। एक बार यहां पर देख लेते हैं, इस सेंटेंस को मिटा के आई से एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा आई रीड्स अ बुक, मैंने सेंटेंस लिखा आई रीड्स अ बुक, मैं एक बुक लिखता हूं। रीड्स लिखना था मेरे को, रीड लिख दिया मैंने गलती से। आई रीड्स अ बुक। देखिए मैं एक बुक पढ़ता हूं। देखो आपको लग रहा होगा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तक मैंने जो चीजें समझाई हैं उसके हिसाब से आप चलोगे तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो आई जो होता है ये एक्सेप्शन होता है। इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं एक्सेप्शन में। देखो ज्यादा नहीं है एक्सेप्शन। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सुन के ही पागल हो जाते हैं कि एक्सेप्शन आ गया, अब तो रूल टूट गया। बिल्कुल देखो रूल जरूर टूट गया, लेकिन रूल्स ये मान के चलो कि इंग्लिश के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें 90% क्वेश्चंस एक्सेप्शन के ऊपर आते हैं। मतलब रूल तो सबको याद होता है, लेकिन जो एक्सेप्शन होता है वो जल्दी से याद नहीं होता है। तो आई जो होता है इसको हम प्लूरल नहीं मानते। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम इसके साथ एस या ईएस हटा देते हैं। नहीं, आई के साथ एस या ईएस इसलिए हटाया जाता है क्योंकि आई एक्सेप्शन केस होता है। तो आई जो होता है इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे हम लोग बोलते हैं आई गो टू स्कूल, आई रीड अ बुक, आई रीड अ नॉवल, ठीक है, इस टाइप से। तो आई के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी ये मत कहना आई गोज टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा। आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। आई होप आपको ये एस या ईएस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एस या ईएस के साथ साथ में डू और डज का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, क्योंकि हम अलग से इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समझदार हो, समझ गए होंगे। क्योंकि जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर एस या ईएस आएगा। तो एस या ईएस जहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां पे डज आ जाएगा।
जहां पर नहीं आएगा वहां पे आपको डू लगा देंगे, बस सीधी सीधी बात है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि वी ज्यादा लोगों की बात करता है, इसलिए यहां पे डज ना आके क्या आएगा, डू आएगा, बस इतनी बात थी। ऊपर वाले में डायरेक्ट वर्ब आई हुई थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब डाल दी मैंने जानबूझ के। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं इस चीज को। आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें सब्जेक्ट तो आता ही है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो एस या ईएस भी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा। ये बात हमने पढ़ ली और हमने ये भी पढ़ लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और उसके साथ एस या ईएस कब आता है। ठीक है, अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि अगर सेंटेंस, ये तो सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ और नोट लगाना पड़ जाए तो डायरेक्ट नोट कभी मत लगाना, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, तो आपको या तो डू लगाना है या डज लगाना है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद नोट लगाना है। अब याद रखना केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। जिस सेंटेंस में डू डज आ जाता है उस सेंटेंस में नोट सॉरी एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस में एस या ईएस कभी नहीं लगेगा, चाहे डू आए चाहे डज आए, आपको एस या ईएस कभी नहीं लगाना, इस बात को मत भूलना कभी भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई साहब अगर सेंटेंस आपका, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, हमें कोई पहचान भी तो होती होगी। जिस टाइप से ता है, ती है, ते हैं, आप हिंदी के सेंटेंस को देखते बता देते हो कि ये आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ऐसे ही आप इंग्लिश के सेंटेंस को भी देख के आराम से बता पाओगे कि सेंटेंस इंडेफिनिट में है कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में। हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में, इंडेफिनिट में है? तो देखिए एक बार जल्दी से इस चीज को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए जिस भी सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, लिखते चलना, नोट करते चलना मेरे साथ साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए उस सेंटेंस में, आपको ये सब मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल ये लिखते चलो। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च आ जाए, मैं कोशिश करूंगा स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखूं, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं आपको एडिट करके ठीक करवा दूंगा इसको। कोई साइंटिफिक रिसर्च आ जाए, उसके अलावा कोई आपकी हैबिट हो, हैबिट कह लो, चाहे इसको कुछ बच्चे डेली रूटीन में काउंट करते हैं कि हम जो लोग जो काम भी डेली करते हैं हम वो सब डेली रूटीन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइंस हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, तो भी हम कोई किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम मान लेंगे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस किस में लिखी मिलती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी मिलती हैं। और ये लास्ट पॉइंट है इसका, इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज जो हैं, लोकोक्ति मुहावरे आपने खूब पढ़े होंगे, दो और दो चार होते हैं, ये सब चीजें किस में आती हैं? अगर इन पांचों में से, देखो मैं बड़ा ही कंसाइज करके शॉर्ट में सब चीजें आपको बता रहा हूं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5-5, 6-6 घंटे के यूट्यूब के ऊपर जितने भी टीचर्स जिन्होंने 8-8, 10-10 घंटे का सिर्फ टेंस डाल रखा है, वो सिर्फ हवा है, बेवकूफ बनाने के एक जरिए है, बच्चों को अपनी तरफ खींचने का एक जरिए है उसमें, और उसके अलावा कुछ नहीं है। भाई एक बात बताओ, 8-8, 10-10 घंटे में टेंस सीखोगे तो कहां से इंग्लिश सीखोगे? आपको एक बात बताओ, विद्वान बनना है या फिर अपना पेपर निकाल के अपना काम करना है? आपको सीधी बात है, अपना पेपर क्रैक करना है और अपना चलते बनना है। यहां पे थोड़े बैठे रहेंगे कि 100-100 घंटे, 200-200 घंटे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो फिर भी आपसे इंग्लिश नहीं हो रही। उसमें आपको पहले ही बोलते हैं कि भाई हम टेंस का आपको पहले सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, 3-4 घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर टेंस के ऊपर आएंगे, उसके बाद वो पीछे की चीजें गायब हो जाती हैं। इतनी चीजें, इतना मेमोरी होती है, कोई हिस्ट्री पढ़ता है, कोई पॉलिटी, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी, इतनी सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, फिर ऊपर से इंग्लिश आ गई और उसमें भी इतना सारा मटेरियल पढ़े, तो ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है। बड़ा कंसाइज करके पढ़ाऊंगा आपको, मेरे जो 8-10 सालों की मेहनत है वो आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर सब कुछ निचोड़ करके आपके सामने डाल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 5 चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक रिसर्च, हैबिट, आपकी न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और इडियम्स फ्रेज। अगर आपको इन पांचों में से कोई भी बात लिखी मिलती है,
तो आप 100% कह सकते हो कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दूसरी बात, आपको फर्स्ट फॉर्म दिखती है या एस या ईएस दिखता है तो भी आप 100% कह सकते हो कि वो जो सेंटेंस है आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ और भी एडवांस भी होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जैसे कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर डेली आ जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं डेली, आई डेली गो टू स्कूल, आई यूजुअली गो टू स्कूल। तो देखो ये डेली जो वर्ड है ये भी आपका इंडेफिनिट को ही शो करता है। डेली काम रोजाना होता है ना, कोई काम निश्चित नहीं है लेकिन रोजाना होता है। डेली हो, यूजुअली हो, हैबिचुअली हो, देखो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बार इंग्लिश सॉरी आपके एग्जाम्स में आते हैं। डेली आ जाए, यूजुअली आ जाए, हैबिचुअली आ जाए, इसके अलावा आपको एवरी डे आ जाए, एवरी डे। एवरी डे के अलावा कोई भी शब्द जो ऐसे बात करता है जिसमें चीजें बार बार होती हैं, ठीक है। जैसे एक फ्रेज भी है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, जिसको इंग्लिश में समटाइम्स भी कहते हैं, समटाइम्स। ऑफ एंड ऑन, तो समटाइम्स भी आ सकता है, ऑफ एंड ऑन भी आ सकता है, एवरीडे भी आ सकता है। ये 6 शब्द होते हैं। अगर ये आपको कभी भी कहीं पर भी लिखे मिलते हैं, या तो ये 6 शब्द ये जो है मैंने इनको, ये सब के सब आपके एडवर्ब हैं, या तो ये लिखे मिले या फिर इस प्रकार की बातें लिखे मिले, तो 100% आप 100% कह सकते हो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि वो जो है आपका इंडेफिनेट के अंदर आएगा। वो जो टेंस होगा वो कौन सा माना जाएगा, इंडेफिनेट। वो आपका स्टेटस इंडेफिनेट होगा, ठीक है। ये बस ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक रिसर्च, हैबिट, न्यूज़पेपर, इडियम्स, फ्रेज। कुछ सेंटेंस लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तब तक मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो। देखिए जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड सेंटेंस में लिखता हूं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आगे चलते हैं, टू एंड टू मेक 4। राधिका यूजुअली attending her lecture seriously। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट्स, देखो सेंटेंस पढ़ते आपके दिमाग में आएगा कि ये तो एक साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की थी, तब पता चला था कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, तो वो 100 डिग्री पे बॉईल करता है। अगर इतना नहीं पता तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और तो क्या बोले। उसके बाद बात कर लेते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, की धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर बात कर लेते हैं, 2 and 2 मेक 4, तो 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। इतना देखते हैं हमारे दिमाग में आ गया कि ये इडियम्स फ्रेज की कैटेगरी के अंदर आया हुआ है। और बात करते हैं, राधिका यूजुअली अटेंडिंग हर लेक्चर। ये आपको दिख नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं, राधिका यूजुअली अटेंडिंग हर लेक्चर सीरियसली। राधिका यूजुअली अटेंडिंग हर लेक्चर सीरियसली, बस ये लिखा हुआ है। तो एक बार देखो, मैं आगे से ऊपर लिखूंगा। तो यहां पर देखते हैं कि वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, आपने देखते ही पता चल गया इस सेंटेंस में ना तो एवरीडे है, ना यूजुअली है, ना हैबिचुअली है, ना समटाइम्स है, ना कुछ और है, ना डेली है। फिर भी हमें ये पता लगाना है कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर कोई नॉर्मल चीजें नहीं हुई है, एबनॉर्मल चीजें हुई है।
और एबनॉर्मल हुई है तो या तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या साइंटिफिक रिसर्च होगी, या हैबिट होगी, या न्यूज़पेपर होगा, या फिर इडियम्स एंड फ्रेज होगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं वाटर कैसा है। वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या है अपना, साइंटिफिक रिसर्च है। और जिस भी सेंटेंस में साइंटिफिक रिसर्च होगी डेफिनेटली वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा तो ऑब्वियसली या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ एस या ईएस आएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर बॉइल्ड को हम हटा देंगे, तो इसमें आप बताओ या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस आएगा। तो बताओ बॉइल आएगा कि बॉइल्स आएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं, कोई कुछ बॉइल समझ रहे हैं, कुछ लोग बॉइल्ड समझ रहे हैं, कुछ बॉइल समझ रहे हैं, तो लेकिन दो ही ऑप्शन है, बॉइल या फिर बॉइल्स। तो देखिए एक बार जल्दी से आप एक बात बताओ, वाटर जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल? बताओ जल्दी से, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर या प्लूरल? देखो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगुलर वो चीज होती है, सिंगुलर वो चीज होती है जो अकेली होती है, जो सिंगल होती है। देखो सिंगुलर वो चीज होती है जो सिंगल होती है, और प्लूरल वो चीज होती है जो एक से ज्यादा होती है। तो पानी बताओ, वाटर जो है वो एक है या एक से ज्यादा है? तो भाई ना तो ये एक है ना एक से ज्यादा है। तो फिर एक और कैटेगरी होती है, नाउन के अंदर पढ़ेंगे अनकाउंटेबल की, अनकाउंटेबल नाउन। एक कैटेगरी और होती है अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको काउंट ना कर सके। पीछे वाली वीडियोस में आपने देखा होगा तो पता चल गया होगा अनकाउंटेबल किसको कहते हैं। मैंने आपको आर्टिकल फिल करना बताया था, उस जगह बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते। तो वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते, ना तो ये सिंगुलर है ना प्लूरल है। तो याद रखना, जितनी भी चीजें जिनको काउंट नहीं कर सकते उनको भी हम ये मान लो सिंगुलर की कैटेगरी में रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस टाइप की चीजें कभी भी आए तो उसमें ये बात याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही आती है। बस इतना बात याद रखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब वो होगी जिसके अंत में एस आएगा, एस फॉर सिंगुलर। इसको कैसे याद रखो? कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं कि सर सिंगुलर कौन सा होगा, एस वाला होगा कि बिना एस वाला होगा। कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ते हैं एस या ईएस लगी हुई चीजें कैसी होती है, प्लूरल होती हैं। लेकिन वर्ब को कैसे याद रखें भाई? ऐसे याद कर लो कि एस या ईएस लगी हुई चीज, देखो एस बार बार आपको हिंट दे रही है, बार बार आपको बोल रही है कि एस स्टैंड फॉर सिंगुलर, एस स्टैंड फॉर सिंगुलर की मतलब ये कैसा है, ये सिंगुलर है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसका मतलब ये होगा कि वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, की पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइल हो जाता है। हो जाता है, ता है, ती है, ते हैं, होता है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, मतलब देखो आया ना ता है ती का कॉन्सेप्ट। मतलब मैं आपको ये कहता हूं, मैं आपको हिंदी नहीं सिखा रहा, ना ही हिंदी पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। देखो लेकिन, और ना ही आपका पेपर हिंदी बेस्ड आने वाला है, ना ही आपको किसी सेंटेंस की हिंदी निकाल के देखनी है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, लेकिन फिर भी उस चीज को आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सीधी सीधी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ हुई। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हमेशा वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम वहां पे यूज करते हैं। तो यहां पर मूव्स देखो इसने पहले से लिख रखा है एस या ईएस। अब एक बात बताओ, या तो आपके पास मूव आएगा या मूव जाएगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। आप जल्दी से बताओ मेरे को, मूव आएगा कि मूव जाएगा? समझ रहे होंगे इतना तो आप। देखो जो अर्थ है वो एक है कि ज्यादा, जल्दी बताओ। देखो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि किसी कोई पोस्ट लिख देंगे, जैसे मैंने मोदी जी लिखा थोड़ी देर पहले, नरेंद्र मोदी, आपके दिमाग में आएगा ये तो प्लूरल होना चाहिए, तो बड़ा इंसान है। ऐसे मैंने धरती लिख दिया, यहाँ पे अर्थ लिख दिया, तो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश को नहीं पता कि क्या लिख रखा है, वो इंग्लिश सिर्फ ये चीज जानना चाहती है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, बस खत्म। उतना ज्यादा मत सोचना, जो ज्यादा सोचेगा वो गया काम से। अर्थ जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस या ईएस आएगा, सिंगुलर के साथ एस या ईएस आएगा, सिंगुलर के साथ ऐसे ईएस आएगा। तो भाई साहब ये बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं, 2 and 2 make 4। बताओ 2 और 2 4 होते हैं। अब दो ही बातें, या तो मेक आएगा या मेक्स आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए? तो 2 and 2 make 4 नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, मेक्स 4 होता है। ये इडियम्स फ्रेज होता है, 2 और 2 4 होते हैं, ये इडियम्स फ्रेज के अंदर आता है। देखो यहां पर कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ कहते हैं कि मेक ही आना चाहिए, 2 and 2 make 4, कुछ कहते हैं 2 and 2 makes 4। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके का हमने रिसर्च किया है, पढ़ा है, इतने साल हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि इडियम्स फ्रेज जो होते हैं उन जगह पे रूल अप्लाई नहीं होते हैं। इडियम्स फ्रेज के अंदर और आपकी पोइट्री लिखते टाइम पे आपको ऑथेंटिक लिबर्टी दे दी जाती है कि भाई साहब आप जैसा बनाओ वैसा बना दो।
रूल अप्लाई नहीं होता है, तो रूल अप्लाई नहीं होगा तो यहां पर मेक्स आएगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर यहां पे ऑलरेडी मेक्स ही सेट कर रखा है, बुक रूल के ऊपर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे याद रखना इसको 2 and 2 मेक्स 4। हाँ आएगा मेक्स ही, कभी मेकिंग सोचो या मेड सोचो वो गलत होंगे। राधिका यूजुअली अटेंडिंग हर लेक्चर, देखिए राधिका यूजुअली, हम यहां तक देखते हैं, ज्यादा नीचे तक नहीं देखेंगे। राधिका यूजुअली, देखो यूजुअली आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि काम बार बार होता है। राधिका हैबिचुअली, राधिका यूजुअली, राधिका डेली, राधिका एवरीडे, इस टाइप की जब भी बातें आएंगी तो सेंटेंस में आपको अटेंडिंग नहीं लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या यस, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या यस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राधिका जो है या तो अटेंड आएगा या फिर अटेंड्स आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अटेंड आना चाहिए कि अटेंड्स आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि राधिका तो सर सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाले वर्ब के साथ एस या यस लगाएंगे, मतलब अटेंड लिखना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही कहा। यहां तक आप उतार लो, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, आप तब तक वीडियो को पॉज कर लो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड जो टेंस है वो शुरू कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना ही था, इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। धीरे धीरे चीजों को जैसे जैसे डेप्थ में चलेंगे, गहराई से चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हर चीज कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी से देख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस जो वर्ड है ये किस चीज के लिए बना है, कोई भी काम कंटिन्यू होगा, कोई भी काम आपका मोशन में होगा, कोई भी काम रनिंग में होगा, उस जगह पे कंटिन्यूअस आएगा। एयरफोर्स नेवी के बच्चे याद रखो, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही है और पूछी गई है। सब चीजें पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना। देखिए कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आए, देखो या रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, इस टाइप की चीजें आपके अगर किसी भी सेंटेंस में मिलती हैं, सॉरी, तो आपको डेफिनेटली वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर मानना है। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राफिंग किस प्रकार से होगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो ग्राफिंग होगी, ग्राफिंग पे ज्यादा फोकस करना, ये हिंदी के जो शब्द हैं इन पे आप कम फोकस करना। ठीक है, क्योंकि हिंदी बेस्ड पेपर नहीं होता, पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। बार बार एक ही बात बता रहा हूं, स्ट्रक्चर पे फोकस कर लीजिए। तो स्ट्रक्चर पे पहले बाद में फोकस करेंगे, पहले अपने ग्राफ पे फोकस करते हैं कि देखो कहता है कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर काम मोशन में है लेकिन हमें नहीं पता वो काम खत्म कब होगा, इसलिए हम उस जगह पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे या कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, किसका यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सीधी सीधी बात है, आपको सबको बताया था मैंने, सब्जेक्ट, देखो यहां पे देखिए हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको तो आप माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मतलब एक बात याद रख लो कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस इतना याद रखना, आपको ज्यादा याद कुछ नहीं रखना है। आगे बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज एम आर आएगा, इज एम आर, और इनमें से कोई एक चीज आएगी, या तो इज आएगा या एम या आर। और उसके बाद देखो कॉन्टिन्यूअस है, क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। बार बार बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट का सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। सब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी दिमाग में मत डाल लो कि ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। कोई बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट आ भी जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट दो दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, उनमें दो दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो आप हम लोग इसको पढ़ेंगे, जल्दी से देखिए कब इज आएगा, कब एम आएगा और कब आर आएगा। ये सब तो आप सबको पता भी होगा। आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, दे के साथ आर आता है। सब बच्चे बड़े ही पढ़ाकू टाइप के हैं, स्टूडियस पर्सन है। पढ़ाकू को इंग्लिश में स्टूडियस कहते हैं, जो स्टडी करने में एक्सपर्ट हो। देखो हम लोग हर चीज से, हर ट्रिक से,
हर मेथड से आपको वर्ड मीनिंग सिखाएंगे। वोकैब का सेक्शन जो है आपको रोजाना आपको मिलेगा। एक आपको जो ग्रामर का जो टॉपिक होगा वो मॉर्निंग में आ जाएगा आपकी क्लास, और जो इवनिंग में होगा वो वर्ड मीनिंग के ऊपर बेस्ड आएगा। तो देखो, पढ़ाकू को इंग्लिश में, देखो स्टूडियस को हिंदी में पढ़ाकू कहते हैं, पढ़ने वाला। देखो नाम कैसे पता चलेगा? स्टडी से। स्टडी, जो स्टडी करने में एक्सपर्ट हो स्टडीयस, जो स्टडी करने में माहिर हो वो स्टडीयस। याद हो जाएगा, स्पेलिंग बड़ी इजी है, याद करने में इजी हो जाएगा। तो स्टडीयस आप कह सकते हो, ही इज अ स्टडीयस बॉय, ही इज अ स्टडीयस बॉय। स्टडी स्टडीयस, स्टूडियस मत बोलना बस। कई बार मेरे भी मुंह से स्टूडियस निकल जाता है, बट आप लोग इसको कोशिश करो स्टडीयस, स्टडी से स्टडीयस, ठीक है। स्टडीयस पर्सन है, पढ़ाकू है। तो देखिए आप लोग सब स्टडीयस पर्सन हो, तो इसमें देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर हमने लिख दिया, सब्जेक्ट आएगा, इजएमआर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और ऑब्जेक्ट आए तो आए, मत आए हमें क्या है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर पेपर में कब आता है, या सेंटेंस में हम कब लिखें कि ऐसा हो। भाई देखो, जिस तरीके से हिंदी में पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में भी अपनी पहचान होती है। बस हमें वो पहचान ही पढ़नी है। थोड़ी देर पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या लिखा था मैंने? उसमें मैंने लिखा था जिस सेंटेंस में यूजुअली, बोलो बोलो, यूजुअली, हैबिचुअली, बिल्कुल सही। आगे उसके बाद आपका एवरीडे, उसके बाद डेली, रेगुलरली, रेगुलरली नहीं लिखा होगा, रेगुलरली भी आप लिख सकते हो, रेगुलरली भी आ सकता है, ऑफ एंड ऑन, और आपका समटाइम्स, ये आए थे। तो उस जगह पे हमने किसका यूज किया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट, सॉरी, उस जगह पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, अब पढ़ लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्चुअल में वो क्या क्या पहचान है, जिसको देखते ही हम चुटकियों के साथ बता सकते हैं कि भाई साहब इस सेंटेंस के अंदर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, देखो कंटिन्यूअस है, इसीलिए इस सेंटेंस में याद रखना एट दिस टाइम लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? एट दिस टाइम। इसका मतलब इस समय, या फिर नाउ। नाउ का मतलब भी अब। देखो नाम से ही, शब्दों से ही पहचान हो रही है, आपको शब्द रटने नहीं है, आपको शब्दों से ही पहचान हो रही है। नाउ का मतलब अब, अब का मतलब अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं खाना खा रहा हूं, अब मैं सो रहा हूं। इस एट दिस टाइम, इसका मतलब इस समय। इसी टाइप से अगर मैं कह दूं आपसे कि नाउ हो गया, और भी शब्द होंगे, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता चलूंगा। तो एट दिस टाइम हो गया, नाउ हो गया, ठीक है। एट प्रेजेंट, जैसे आप कह सकते हो एट प्रेजेंट कह सकते हो। अगर इस टाइप की कोई भी बातें आपको मिलती हैं तो सेंटेंस में डेफिनेटली आपको किसका यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका ये था आपका, और ये वाला स्ट्रक्चर है वो ग्राफ था, और ये आपका। देखिए नेक्स्ट, तो इंग्लिश में पहचान आपने देख ही ली। सेंटेंस देखते हैं जल्दी से कैसे बात करते हैं। मैंने कहा मदन इज रीडिंग अ बुक। मदन इज रीडिंग अ बुक, क्या हो गया ट्यूबलाइट के? मदन इज रीडिंग अ बुक नाउ। मैंने कहा मदन इज रीडिंग अ बुक नाउ। मदन अब बुक को रीड कर रहा है। तो यहां पर आपने देखा नाउ जो वर्ड है, इसको देख के आपने देखो ये क्या है? ये पहचान है, ये पहचान है। ये जो पहचान होती है, एक बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसी सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती है, ये किसी सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है, ये किसी सेंटेंस के एंड में भी आ सकती है। बस पहचान पहचान होती है, वो कहीं पे भी आ सकती है, वो डिपेंड। ये सब क्या होती है? ये आपकी एडवर्ब होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाउ लिखा तो मैंने एडवर्ब लिखा, एट दिस टाइम लिखा तो एडवर्ब लिखा, मैंने यूजुअली लिखा तो एडवर्ब लिखा। ये एडवर्ब होती हैं। तो एडवर्ब जो होती हैं वो आपके सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती हैं, वो बीच में भी आ सकती है, वो एंड पे भी आ सकती है। मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब पढ़ाएंगे तब कि कहां कहां आ सकती है। बस अभी तो फिलहाल इतना ही पढ़ लो कि नाउ जो आया है, इसकी वजह से नाउ देखते आपके दिमाग में क्या आया कि अरे ये रहा नाउ तो, और इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो आपको पता है इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आया है, ठीक है। तो ये मतलब ये सेंटेंस कैसा हुआ? सही हुआ। जैसे मैंने कहा दीपक हैज बीन वर्किंग
हेयर एट प्रेजेंट। मैंने लिखा दीपक हैज बीन वर्किंग हेयर एट प्रेजेंट। देखो हिंदी अगर आपने निकालोगे तो हिंदी सेंटेंस की निकलेगी क्या, दीपक इस समय काम कर रहा है। दीपक इस समय काम कर रहा है। दीपक हैज बीन वर्किंग हेयर एट दिस टाइम। दीपक यहां इस समय काम कर रहा है। दीपक यहां इस समय काम कर रहा है। तो हिंदी मैंने क्या कहा, हिंदी नहीं निकालनी है। हिंदी निकालोगे तो सेंटेंस सही है। कुछ बच्चे पेपर में देखेंगे एरर आया, एरर देखते ही बताएंगे दीपक हैज बीन वर्किंग हेयर एट दिस टाइम। तो यहां पर आपने देखा हैज बीन वर्किंग देखा और आगे देखा एट दिस टाइम या फिर एट प्रेजेंट देखा। इसको देखते आपके दिमाग में क्या आया कि सेंटेंस तो सही होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा, सेंटेंस का क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो एट प्रेजेंट है और एट प्रेजेंट आते यहां पे सेंटेंस के अंदर हैज बीन वर्किंग लिखना बिल्कुल गलत होगा। तो हैज बीन वर्किंग हम गलत कर देंगे क्योंकि हमने देखा एट प्रेजेंट तो किसका पार्ट है, एट प्रेजेंट ये रहा, ये पार्ट किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, देखो ये लिख रखा मैंने, इज एमआर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सीधी सीधी बात हम लिख लेंगे। तो यहां पर हैज बीन लिखना बिल्कुल गलत था, वर्किंग तो ठीक था क्योंकि आईएनजी तो आना था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दीपक इज वर्किंग। मेरी बात समझ में आई, दीपक इज वर्किंग एट दिस टाइम। बात समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के सेंटेंस आप लोग आराम से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब इजीली एक एक चीज का जवाब आप आराम से दे पाओगे, इजीली दे पाओगे। देखो मैं ज्यादा डेप्थ में भी नहीं चल रहा और बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको बेस लेवल का मतलब आपका बेस क्लियर करते करते चल रहा हूं और वो सब पढ़ा रहा हूं जो पेपर में भी आ जाए और समझ में भी आ जाए। तो ज्यादा दिमाग आपको माथापच्ची करना नहीं है इसके साथ, ठीक है। अब देखना कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं आपको। सर वीडियो साफ दिख रहे हैं ना इसमें, ठीक है। बात करते हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, अब जो पॉइंट लिखूंगा काफी इंपॉर्टेंट होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बिहाफ पे। देखिए कोई भी वर्ब जो होगी वो कौन कौन सी लिखवाता हूं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, लिख लो एक बार। देखो कुछ मैं लिखता हूं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग जिनका यूजुअल प्रयोग, नॉर्मल प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। देखिए ये सेंटेंस है, ये अपना रूल है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका नॉर्मल प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि जितनी भी वर्ब हैं सबके साथ इजेएमआर पहले जोड़ दो, आईएनजी बाद में जोड़ दो, कंटीन्यूअस टेंस बन गया। बिल्कुल सही बात है, यही होता है, रूल भी यही कहता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स देखो इंग्लिश में न्यूमरस वर्ब्स होती हैं, दुनिया भर की वर्ब्स होती हैं। तो किनके साथ आईएनजी जोड़ना है, किनके साथ आईएनजी नहीं जोड़ना है, इस चीज को लेकर बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, रिलैक्स्ड रहो। मैं आपको बताऊंगा ज्यादा वर्ब्स नहीं है, 2 4 5 ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना। आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो वो वर्ब्स होती हैं, सबसे पहले हैव लिख लो कि देखो हैव का यूज जो है ये कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में नहीं कर सकते। हैव जो है इसका यूज कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में नहीं कर सकते, मतलब आपको हैव का यूज कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में कभी नहीं करना है। हैव के साथ साथ आगे चलते हैं। सपोज करो मैंने कहा आपका नो एक ऐसी वर्ब होती है, इसका यूज भी आपको नहीं करना है। नो के साथ आप 5 सेंसेस जो अपनी 5 सेंस हैं, जैसे मान लो मैंने कहा सी के साथ आईएनजी नहीं जोड़ना, हियर के साथ भी नहीं जोड़ना, फील के साथ भी नहीं जोड़ना, टच के साथ भी नहीं जोड़ना, माय डियर स्टूडेंट टेस्ट के साथ भी नहीं जोड़ना, अपीयर के साथ भी नहीं जोड़ना, डिसअपीयर के साथ भी नहीं जोड़ना। उसके अलावा बात कर लेते हैं, एक वर्ड होता है OWN ऑन, इसके साथ भी नहीं जोड़ना, ठीक है। और पजेस एक वर्ड होता है POSSESS, इसकी स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम में आई हुई है, पजेस की स्पेलिंग। अब कौन कौन सी स्पेलिंग एग्जाम्स में आती है ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिलहाल देखो ये जो वर्ब्स हैं
एक तो हैव देखो खुद में हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो फिलहाल हम मेन वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे, मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हैव के साथ आईएनजी का यूज नहीं करना। मतलब मैंने क्या कहा, नॉर्मल रूप में यूज नहीं कर सकते। तो नॉर्मल रूप में आपको इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं करना है। नो वर्ब के साथ, नो मीन्स होता है जानना, इसके साथ भी आईएनजी नहीं लगा सकते। सी, हियर, फील, टच, टेस्ट, अपीयर, डिसअपीयर, ऑन और पजेस, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इनके साथ आपको आईएनजी का यूज नहीं करना। आपको कुछ बुक्स में मिल भी जाएगा आईएनजी, लेकिन उस चीज में उसमें पढ़ने की कोशिश करना कि वो उसका एक्चुअल नॉर्मल मीनिंग दे रहा है या मीनिंग से हटके बता रहा है। या तो मीनिंग वो रेगुलर मीनिंग दे रहा होगा, नॉर्मल मीनिंग देगा, और नॉर्मल मीनिंग देगा तो आईएनजी नहीं आएगा, और अगर इनके साथ आईएनजी लगा मिला इसका मतलब वो नॉर्मल से हटके है। ठीक है, तो आपके पेपर में कभी भी इस टाइप के कोई भी वर्ड आए और उसके साथ आईएनजी लगा मिले तो आप तुरंत गलती वही मान लेना कि भाई यहां पे गलती है, इस पार्ट में एरर है, और एरर हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इनके ऊपर 2-4 में सेंटेंस आपको फटाफट बताता हूं, सेंटेंस किस टाइप से आपके हो सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड जो सेंटेंस पेपर में आते हैं वो होते हैं, जैसे मैंने कहा रमन इज नोइंग हिज फ्रेंड, ऐसे मैंने लिखा है दीपक is having many friends, Ankit is owning his car, Mohit is appearing in the exams। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने सेंटेंस लिखे आपके सामने। सबसे पहला जो सेंटेंस है ये है रमन इज नोइंग हिज फ्रेंड। देखिए यहां पर आपने देखा कि देखो रमन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज आना चाहिए, सही है, और आईएनजी आया है, बिल्कुल सही है, मतलब सेंटेंस सही है। कि मैंने भी ये बताया था कि इज एम आर में से कोई एक आएगा, इज आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी आ गया, मतलब सेंटेंस अपना सही हो गया आपके हिसाब से। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था कि भाई साहब नो वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, नो वर्ब को तो आप इतना याद कर लो कि कभी जिंदगी में ना भूलो, बाकी किसी को भूल जाओ। ये तो हर एग्जाम में रखी मिलती है। नो जब भी आएगा तो इसके साथ आपको कभी भी आईएनजी नहीं लगाना है। कहां पर लगेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी एक ये अपने का छोटा सा लेक्चर बनाना है। इस लेक्चर में वो सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे जिससे हम टॉपिक से हट जाएं। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, सब चीजें बताएंगे जो एग्जाम में आती है, वो हर चीज डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस इतना याद रख लो, नो के साथ आईएनजी नहीं आता है नॉर्मल वे में। ठीक है, क्यों नहीं आता है? अब बहुत सारे लोगों के साथ दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जरूर आ रहा होगा, ये बात जरूर पूछ रहे होंगे आपस में अपने आप से भी कि भाई सर नो के साथ आईएनजी क्यों नहीं आता, बाकी सबके साथ आ जाता है। जैसे ही इज रनिंग, ही इज लाफिंग, आई एम लाफिंग, दे आर स्लीपिंग। ठीक है, द फैन इज गोइंग ऑन, द फैन इज वर्किंग, माई फोन इज नॉट वर्किंग। लेकिन जब इन सब के साथ आईएनजी आ जाता है तो सर नो के बेचारे ने क्या बिगाड़ दिया, ये 4-5 वर्ब्स ने क्या बिगाड़ दिया। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, देखो इंग्लिश में 2 ही चीजें होती हैं, या तो 0 या 1। ये 0 और 1 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं। जितने भी वर्ब्स होती हैं ये 0 और 1 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं। 0-1 कॉन्सेप्ट का मतलब होता है या तो वो चीज 0 है या फिर 1 है। मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आप रमन को जानते हो, आपसे कोई पूछे, आपसे भागे भागे आए, आपसे पूछे कि सर आप रमन को जानते हो क्या, तो आप क्या कहोगे? 2 ही तो चीजें होंगी कि या तो मैं जानता हूं तो यस मैं जानता हूं 1, या आप नहीं जानते भाई साहब नहीं जानता मैं तो। या तो आप रमन को जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, या तो रमन को जानते हो या फिर नहीं जानते। आप कह सकते हो इसके बीच में कि सर मैं जान रहा हूं।
हो सकता है कभी ऐसा कि सर रुको रुको, मैं रमन को जान रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दो, रमन को मैं जान रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, या तो आप रमन को जानते हो या फिर आप रमन को नहीं जानते हो। इसके बीच में ये वर्ब्स नहीं आ सकती है, मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में, मतलब बीच में तो वो आएगा, देखो या तो परफेक्ट हुआ और या फिर ये इंडेफिनेट हुआ, काम नहीं होता है, ठीक है। ये बीच में कॉन्टिन्यूअस का फंडा कहां से आ गया? तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। तो जो वर्ब्स अभी मैंने लिखी हैं उनको माइंड में फिट कर लो, एक दो बार बोल के देख लेना कौन कौन सी। देखो इजीली याद कर सकते हैं कैसे, आपकी 5 सेंसेस हैं, सी होगा, हियर होगा, फिर टच होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर स्मेल होगा, ठीक है। सी हियर टच टेस्ट स्मेल, सी हियर टच टेस्ट स्मेल, ये आपकी 5 सेंसेस होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनको आप याद रख लो, ठीक है। ये तो सब याद रख सकते हो। उसके बाद देखो नो हो गया, एक नो हो गया। उसके बाद वो सब चीजें जो पोजीशन बताती है, जो अधिकार जमाती है, जैसे हैव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपके पास है तो हैव, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, तो हैव हो गया। तो हैव किस चीज को शो करता है? पोजीशन को। ऑन का मतलब खुद का, मतलब ये भी इस क्या है, इसके ऊपर भी आपका पोजीशन है, पोजीशन मतलब अधिकार, मतलब हैव का पे भी आपका अधिकार है। ऑन भी क्या बताता है? अधिकार को बताता है। और पोजेस भी किस चीज को बताता है? अधिकार को बताता है। तो ये तीनों वर्ब किससे रिलेटेड हो गई? अधिकार बताने से रिलेटेड। एक नो हो गया, नो किस चीज को? जानने से रिलेटेड। और आपकी 5 सेंसेस होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी 5 सेंसेस होगी। बस इतनी छोटी सी बात याद करनी है, कोई बवाल याद नहीं करना आपको। तो देखिए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो रमन को या तो आप जानते हो या नहीं जानते। रमन अपने फ्रेंड को जानता है या फिर नहीं जानता, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो भाई जानता है तो नोज, देखो वही बात दोबारा से आ रही है, या तो नो या फिर नोज। देखो ता है, ती है, जानता है, रमन जानता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? याद करो जल्दी से, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म थी। और उसके साथ SEIS लगाना था, क्यों? क्योंकि रमन अकेला है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो हमने क्या यूज कर लिया? नो जाएगा, नोन कर दिया, सॉरी, नो जाएगा, ये नो नहीं आएगा। रमन नोज हिज फ्रेंड्स, ये आएगा। आगे दीपक इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, कहते दीपक के बहुत सारे दोस्त, दीपक बहुत सारे दोस्त रख रहा है। भाई साहब ऐसा नहीं है, या तो दीपक के कोई भी फ्रेंड्स नहीं है या फिर दीपक के फ्रेंड्स हैं। अगर नहीं है तो फिर नॉट लगाओ, और हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखो, मतलब कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। तो दीपक के साथ यहां पर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? हैज। कुछ बच्चे हैव सोच रहे थे कि सर ING हटा देंगे, हैव आ जाएगा, नहीं भाई। तो यहां पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आपकी वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर क्या होगी? हैज होगी। दीपक हैज मेनी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अंकित इज ओविंग हिज कार, अंकित के पास खुद की कार है। तो मैंने क्या बताया? अधिकार। अधिकार कौन बता रहा था? हैव भी अधिकार बताता है, ऑन भी अधिकार बताता है। तो अधिकार बताने वाले जितने भी चीजें होंगे उन सब के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। और अंकित कैसा है? सिंगुलर, तो SEIS जोड़ दो भाई, जोड़ दिया, हमने भी जोड़ दिया। तो यहां पे क्या आएगा? ऑन्स हिज कार। अंकित ऑन्स हिज कार, अंकित की खुद की कार है। मोहित इज अपीयरिंग इन द एग्जाम। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मोहित इज अपीयरिंग इन द एग्जाम कहते हैं मोहित एग्जाम्स में अपीयर हो रहा है। मोहित एग्जाम्स में अपीयर हो रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो देखिए एक बार जल्दी से, अपीयर का मतलब क्या होता है? ये सेंटेंस सही है गलत है? तो पहले मैं आपको आपका जो डाउट हो क्लियर कर देता हूं। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूं, माइंड में कोई भी सर्टेनिटी मत रखो, अनसर्टेनिटी, सॉरी। तो अभी हम देख लेते हैं अपना सेंटेंस सही है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। मोहित इज अपीयरिंग इन द एग्जाम्स। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो आपने लिखा कि अपीयर के साथ ING नहीं आ सकता, फिर क्यों आ गया? मैंने क्या बताया अभी? रूल क्या लिखवाया था मैंने कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो नॉर्मल रूल में, नॉर्मल प्रयोग में उनके साथ ING नहीं लगाना, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता कि नॉर्मल है कि नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां देख लेते हैं। एक तो है अपीयर, और इस अपीयर का दो मतलब होता है। एक तो क्या? अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, ये तो सबको पता होगा। अपीयर मीन्स प्रतीत होना। और एक अपीयर का और मीनिंग होता है, वो आपसे अभी बताऊंगा मैं। पहले ये बताओ कि अपीयर का मतलब प्रतीत होना अगर है तो नॉर्मल हुआ कि एबनॉर्मल? आप कहोगे सर नॉर्मल है, क्योंकि इसका मतलब खुद क्या है? प्रतीत होना, मतलब नॉर्मली तो यूज है। तो आप देखो मैं सेंटेंस की हिंदी निकालता हूं, मतलब स्ट्रक्चर भी निकालेंगे हिंदी। मैंने क्या कहा था कि हमेशा हिंदी नहीं निकालनी, लेकिन हिंदी को भूलना भी मत। वो जो लोग कहते हैं ना जो हिंदी गलत होती है, हिंदी नहीं निकालनी चाहिए, वो यहां पे फंस जाएंगे। नहीं तो फिर, क्योंकि सेंस जब तक नहीं पता तब तक सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सेंस भी तो पता होना चाहिए ना। तो क्या कहा मैंने? मोहित इज अपीयरिंग इन द एग्जाम्स। कहता मोहित
पेपर्स जो है एग्जाम्स है उनमें प्रतीत हो रहा है। क्या ये सेंटेंस सही है डियर स्टूडेंट्स? नहीं, ये गलत है। मोहित प्रतीत नहीं हो रहा, तो मोहित क्या हो रहा होगा? प्रेजेंट हो रहा होगा। अपीयर होना, अपीयर का मतलब क्या होता है? पेपर देना, पेपर में बैठना है, किसी जगह पे सिट करना। तो सिट इन द एग्जाम, प्रेजेंट इन द एग्जाम, ये सब सेंस देने लग रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसका मतलब रूल जो है वो नॉर्मल ना होके कैसा हो गया? एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल में हुआ तो सेंटेंस कैसा हो गया? सही हो गया। ऐसी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में भी जरूर पढ़ेंगे और इसी तरीके की जो चीजें हैं आप ध्यान से पढ़ते रहिए। और आज मैंने आपको दो टेंस पढ़ा दिए हैं। टेंस इन द सेंस कि टाइम जो स्टेटस जो था वो एक तो क्या क्या था? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था हमने, और दूसरा हमने अभी पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाएंगे। कल की वीडियो देखना ना भूले। कारण क्या है उसके पीछे? कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, देखो परफेक्ट से भी बना है और कॉन्टिन्यूअस से भी, मतलब दो जो टेंस हैं उनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, परफेक्ट का भी और कॉन्टिन्यूअस का भी। और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का जो आपका जो कॉम्बिनेशन आ गया है उसकी वजह से ये मुश्किल हो जाता है, जिसका फायदा उठा के बहुत सारे जो एग्जामिनर्स जो आपके पेपर सेट करते हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इस टेंस से देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आपके जो टेंस होंगे, पास्ट का जो होगा वो छोटा टॉपिक बनेगा, तो उसमें हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा। तब तक के लिए इतना ही। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो हमारी जो वीडियो है उसको लाइक भी करो और शेयर भी करो फ्रेंड्स के साथ भाई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। कारण क्या उसके पीछे? कि आपको जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगा वीडियो का, टेंस पार्ट 2 का, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई टेंस का पार्ट 2 का वीडियो आ गया है, हमें देखना है नहीं देखना है, वो आपके नोटिफिकेशन पे आपको मिलता रहेगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जो प्रेस द बेल आइकन। और साथ में आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।